हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरे कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में बात करते हैं 1758 से 63 के बीच में। इस युद्ध को जानने से पहले हमें पहला कर्नाटक और दूसरा कर्नाटक युद्ध को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं पहले व्याख्या कर चुका हूँ। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच रहा और ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं का युद्ध था। वास्तव में देखा जाए तो यूरोप में उनके जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, भारत के संदर्भ में भी वैसा ही देखा गया। अपने ट्रेड पर वर्चस्व बनाने के लिए इनकी महत्वाकांक्षाएं जो है ना जागने लगी और ये महत्वाकांक्षाएं भारत पर थोप दी गईं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच चला और यहाँ पर हमें जो है ना फ्रांसीसी शक्ति जो है ना महत्वपूर्ण दिखती है। फ्रांसीसी शक्ति ब्रिटेन को लीड कर जाती है और डुप्ले की जिस प्रकार की नीति थी डुप्ले की और महत्वाकांक्षा थी डुप्ले की और जो विकासवादी परंपरा थी डुप्ले की, ये जो है ना काफ़ी हद तक जो है कारगर साबित हुई थी। और कर्नाटक और हैदराबाद के संदर्भ में डुप्ले ने फ्रांसीसियों के वर्चस्व को कायम कर दिया था। लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसमें यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध से ये आरंभ होता है। यूरोप में 7 सालों का एक युद्ध चला था। उस युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों एजेंसियां, दोनों शक्तियां आपस में टकरा रही थी। उसी टकराहट की जो है ना यहाँ पे जो फोकस हुआ है यहाँ पे वो भारत के संदर्भ में उसी टकराहट का ही एक परिणाम था। 1757 में हमने जो परिवर्तन देखे गए थे, ये परिवर्तन हमने ये देखे थे कि जो डुप्ले को जो वापस बुला लिया गया था उसकी विस्तारवादी नीति को देखते हुए फ्रांस सरकार ने, और डुप्ले के स्थान पर गॉडेहू को भेजा था गवर्नर बनाकर फ्रांसीसी। गॉडेहू ने यहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ वार्ता शुरू की और एक व्यवस्थित तरीके से जो है ना एक जो प्रतिद्वंदिता थी उसको कम करने की कोशिश की थी। और 1757 में इसके बाद फ्रांस ने काउंट डी लाली को भारत भेजा गॉडेहू की सहायता के लिए। इसी समय ब्रिटिश की थोड़ी सी महत्व बढ़ गया था। ब्रिटिश का महत्व इसलिए बढ़ गया था, दक्षिण में जो ब्रिटिश टकरा रहे थे फ्रांसीसियों से, तो ब्रिटिश इस बात को समझ रहा था कि हम फ्रांसीसियों को दक्षिण में एकदम लीड नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके संदर्भ में कुछ ब्रिटिश के साथ एक सपोर्टेड एक वर्क हुआ। से ब्रिटिश ने बंगाल पे जो वर्चस्व अपना कायम किया था। 1757 में जो प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश ने जो रॉबर्ट क्लाइव की तकनीकी से जो धोखे से जीती थी, रॉबर्ट क्लाइव के ब्रेन की उपज बंगाल पर थोप दी गई थी। एक तरह से प्लासी की लड़ाई में जो हुआ था, अंग्रेज़ों ने जो धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ, उसमें जो है ना जब वो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनाया गया था तो ब्रिटिश को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था, ब्रिटिश को बहुत सारा लाभ हुआ था। ब्रिटिश यहाँ पे मतलब एक तरह से अचानक ब्रिटिश के पास पर्याप्त धन आ गया था और इस पर्याप्त धन का ब्रिटिश प्रॉपर यूज़ कर सकता था अन्य क्षेत्रों में, जिससे कि वो अपने अन्य क्षेत्रों में वर्चस्व बढ़ा सके। इसलिए जो है ना इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए, इसकी ब्रिटिश की सफलता को इस संदर्भ में देखना चाहिए। बंगाल से जो अपार धन प्राप्त हुआ वो उसने जो है ना ब्रिटिश को एक शक्ति दिला दी थी। हालांकि लाली यहाँ पे काउंट डी लाली जो है ना वो अपना स्ट्रगल कर रहा है। लाली ने जो है ना सेंट फोर्ट डेविड पे अधिकार कर लिया, लेकिन लाली का जो एक ब्रेन का जो एक मैप था, लाली चाहता था कि तंजौर और सेंट फोर्ट डेविड दोनों पर अधिकार होना चाहिए। सेंट फोर्ट डेविड पर तो लाली ने अधिकार कर लिया, लेकिन तंजौर पे लाली अधिकार ना कर सका। इसी कारण से जो है ना लाली ने हैदराबाद दरबार से जो बुस्सी के नेतृत्व में जो फ्रेंच रेजिडेंट रखा गया था उसे वापस बुला लिया। उसे मतलब तंजौर पे अधिकार करना था, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया। जैसे ही वो वापस आया तो हैदराबाद जो है ना वो फ्रांसीसियों के हाथों से निकल गया था। अब हैदराबाद जब फ्रांसीसियों के हाथों से निकल गया, ब्रिटिश का वर्चस्व हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में ये एक तरह से लाली की भूल थी। और यहाँ पे जो है ना 1760 में अंग्रेज़ों ने जो नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से, बांडीवास की लड़ाई लड़ी और बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। बुस्सी को कैद कर लिया गया और इस निर्णायक युद्ध ने जो है ना पूरी सत्ता को बदल दिया। बांडीवास की लड़ाई ने अंग्रेजों के स्थायित्व को इम्प्लीमेंट कर दिया था, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे दिया था। बांडीवास की लड़ाई ने सिद्ध कर दिया था कि अब अवसान होने वाला है फ्रांस की शक्ति का हिंदुस्तान के संदर्भ में। बांडीवास की लड़ाई हमारी एक तरह से गुलामी की एक शुरुआत मानी जा सकती है।
मैं ये नहीं कहता कि 1857 की लड़ाई हमारी गुलामी की शुरुआत नहीं है, वो भी हमारी एक गुलामी की शुरुआत है, लेकिन बांडीवास की लड़ाई इस स्ट्रगल को ख़त्म कर देती है। अगर फ्रांसीसी शक्ति अगर बैलेंस में बनी रहती तो संभवतः कि अंग्रेज इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाते, भारत के संदर्भ में इतनी तेज़ी से विस्तार नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रांसीसी शक्ति उसको बैलेंस किए रहती। तो ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फ्रांसीसियों का कॉलोनाइज्ड हो जाता इंडिया, क्योंकि फ्रांसीसियों का इंडिया कॉलोनाइज्ड हो जाता तो फ्रांसीसी और अधिक बर्बरता दिखाते हैं, वो और ज़्यादा बर्बर होते हैं। उनके यहाँ तो ऐसा कोई लीडर ही जन्म नहीं लेता उनके पीरियड में जहाँ वो कॉलोनाइज किए हैं। तो कहने का मतलब है 1761 में जब ब्रिटेन, इसके बाद 1761 में ब्रिटेन ने जो है ना पांडिचेरी, जिंजी, माही पर जो ब्रिटिश क्षेत्र थे अधिकार कर लिया है। फ्रेंच जो सफल नहीं हो सके थे, जब इन क्षेत्रों को पे अधिकार कर लिया, इसके बाद जो है ना पेरिस की संधि हुई 1763 में। यूरोप में होती है ये पेरिस की संधि, और पेरिस की संधि के तहत जो है ना सभी जहाँ जहाँ ये शक्तियाँ टकरा रही थी दुनिया में, फ्रांस और ब्रिटेन जहाँ जहाँ टकरा रही थी, पेरिस की संधि में निर्णय ये लिया गया कि सभी के विजित क्षेत्र वापस कर दिए जाएं, एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए जाएं, और जो जहाँ वर्चस्वशाली है वो वहाँ पे अपने वर्चस्व को कायम रखे। भारत में फ्रांसीसी वर्चस्वशाली नहीं थे, ब्रिटिश वर्चस्वशाली थे। ब्रिटिश वर्चस्वशाली होने के कारण यहाँ पे उसी प्रकार की संधि को थोपा गया पेरिस की। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रांस के जो है ना क्षेत्र वापस कर दिए गए, चंद्रनगर उसका वापस कर दिया गया, और यहाँ पर एक और शर्त थोप दी गई कि वो अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं करेंगे। वो ट्रेड के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रांसीसी, अब अपनी क्षेत्र की किलेबंदी नहीं करेंगे, जबकि ब्रिटेन के संबंध में या ब्रिटिश शक्ति के संदर्भ में ऐसा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन जीता क्यों, ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीती भारत के संदर्भ में, फ्रांसीसी क्यों हारे। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी निजी शेयर धारकों की कंपनी थी, और वो अपने शेयरों को नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकते थे। उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका सैन्य ढांचा, उनका सैन्य प्रशिक्षण, उनका मैनेजमेंट, उनका एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत अच्छा था बजाय फ्रांस के। फ्रांस एक सरकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी इसलिए सरकारी नज़रिया भी होता है। दूसरी बात क्या है, लुई 15वां जो था, जो फ्रांस का जो शासक था लुई 15वां, उसकी जो ढुलमुल नीति थी, उसकी ढुलमुल नीति के कारण जो है ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मजबूत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। लुई 15वें का ब्रेन जो चलता था, लुई 15वां अपना वर्चस्व यूरोप में ही बनाए रखना चाहता था। यूरोप के बाहर की शक्तियों के लिए उसने कोई बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किए हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप के बाहर यानी भारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रयास करना चाहती थी, प्रत्यक्ष जीत हासिल करना चाहती थी, प्रत्यक्ष इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। और दूसरी नज़रिए से देखा जाए तो फ्रांस की नौसेना भी कमज़ोर थी, ब्रिटेन की नौसेना भी मजबूत थी। तीसरे नज़रिए से देखा जाए कि इनके सैनिकों की महत्वाकांक्षा विराट, ब्रिटेन के सैनिकों की महत्वाकांक्षा बहुत थी, जबकि इतनी महत्वाकांक्षा जो है ना अगर डुप्ले को छोड़ दिया जाए तो फ्रेंच सैनिकों में नहीं मिलती है। बंगाल से जो धन प्राप्त हुआ था वो धन का भी ब्रिटेन को लाभ मिला है, और जो फ्रांस के जो कंपनी के जो अपने खोखलापन की नीति थी, वो खोखलापन की नीति भी यहाँ पे उजागर हो गई। यही सब कारण रहे हैं फ्रांस का यहाँ पर हारना और ब्रिटिश शक्ति का यानी ईस्ट इंडिया का यहाँ पर जीतना। इन्हीं कारणों के कारण जो है ना ये सब व्यवस्थाएं अब दूसरे नज़रिए से देखी जाएंगी, और अब ब्रिटेन को अब राजनीतिक नज़रिया अपनाना पड़ेगा, और राजनीतिक नज़रिए के साथ अपने ट्रेड में इन्वॉल्व करके उसे हिंदुस्तान में आगे बढ़ना है, और इसी कारण से जो है ना वो हिंदुस्तान को धीरे धीरे कॉलोनाइज करता चला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।